हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आप सभी का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नगले की फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास जब हुई थी हमारी, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ओम के नियम का सत्यापन। सही है, यानी अनुगमन वेग के आधार पर हमने ओम के नियम का सत्यापन किया था। उससे आगे जो टॉपिक है हमारा, वो आज का टॉपिक है क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध हम पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध क्या होता है ये हमने पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि वैद्युत धारा के मार्ग में लगने वाला जो अवरोध होता है उससे क्या कहते हैं? हम प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर हमने पढ़ा है V/I। सही है, तो आज क्या देखेंगे हम? विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J का अनुपात। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J का अनुपात उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। सही है, यानी जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक तार के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J का अनुपात उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? रो से प्रदर्शित करते हैं। सही है, तो यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? E हो, और धारा घनत्व कितना हो? J हो, तब उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा? रो बराबर E/J। सही है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J का अनुपात उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर कितना होता है? E/J होता है। सही है, ये फॉर्मूला हो गया रो बराबर E/J। अब भाई E को किस में खो सकते हैं हम? E बराबर कितना होता है? V/L। और J बराबर कितना होता है? I/A। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? रो बराबर ये VA/IL। अब V का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो रो बराबर कितना हो जाएगा? V को खोल दीजिए किस में? IR में। IRA/IL। I से I कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया? रो बराबर RA/L। लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा फॉर्मूला हो गया है। एक फॉर्मूला ये है हमारा रो बराबर E/J, और एक फॉर्मूला ये है रो बराबर RA/L। सही है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के पदों में है, और ये प्रतिरोध और चालक तार की लंबाई के पदों में है। रो बराबर RA/L, जहाँ R क्या है? उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध है, A क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और L क्या है? वो चालक तार की लंबाई है। सही है, अब बात आती है उसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई? मात्रक निकाल लेते हैं भाई यहीं से। तो रो बराबर कितना होगा? R का मात्रक क्या होता है? ओम हो गया। A का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर होता है, मीटर स्क्वायर हो गया। L का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मीटर होता है, तो मीटर हो गया। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो मात्रक क्या आ गया इसका? ओम मीटर। लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। फॉर्मूला क्या हो गया? E/J, या दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया इसका? R बराबर RA/L। दो फॉर्मूले होते हैं, जरूरत पड़ने पर जैसी ज़रूरत होगी, जैसे मान दे रखे होंगे वैसा फॉर्मूला लगाएंगे। रो बराबर E/J भी लगाएंगे, और रो बराबर RA/L भी लगाएंगे। सही है, ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। मात्रक क्या हो गया इसका? ओम मीटर हो गया है। ठीक है, ये लिखना है। परिभाषा मैं बता चुका हूँ। परिभाषा क्या होती है कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J का अनुपात उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। फॉर्मूला ये है। सही है,
इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे टॉपिक क्या है हमारा, विशिष्ट चालकता। दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? देखिए वैद्युत चालकता पढ़ी हमने, पहले हमने वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा था, वैद्युत प्रतिरोध के बाद हमने वैद्युत चालकता पढ़ी थी। तो वैद्युत चालकता की क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। जी से प्रदर्शित करते हैं, जी बराबर पढ़ा है हमने 1/R। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है, विशिष्ट प्रतिरोध के बाद क्या है, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होगी, जैसे वैद्युत चालकता थी वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ऐसी विशिष्ट चालकता क्या होती है, विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम, विशिष्ट चालकता। सही है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और सिग्मा बराबर कितना होगा, 1/ρ। सही है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर कितना होगा, 1/ρ। सही है। अभी रो का मान कितना निकाला था भाई, रो बराबर कितना था, E/J। जे ऊपर चला जाएगा तो रो बराबर कितना आ जाएगा, J/E। यह कितना हो जाएगा, J बराबर सिग्मा ई। ये क्या है, धारा घनत्व, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता। तो ये धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध है, J बराबर कितना होता है, सिग्मा ई। सही है। और इसका मात्रक पूछा जाता है तो मात्रक क्या होगा भाई, रो बराबर कितना है, 1/ρ। तो रो का मात्रक क्या था, ओम मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो गया मात्रक इसका। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, और विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। सही है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में हमने संबंध निकाला है। पूछा जाता है कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, तो क्या होता है वो, J बराबर सिग्मा ई। सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने जो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकाला, वो क्या फॉर्मूला निकाला है, रो बराबर निकाला है RA/L। सही है। या यहाँ से हम निकाल सकते हैं R बराबर ρL/A। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही है। पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या है कि लोहे का तार है, एल्युमिनियम का तार है, तांबे का तार है, तो तांबे का तार चाहे छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, उन सब का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होगा, समान होगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही है। अगर तांबे का तार है तो एक मोटा तार एक पतला तार है, दोनों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। सही है। लोहे का तार है तो उसके लिए समान होगा, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही है। अब हमसे पूछे कि वैद्युत प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, तो देखिए R बराबर कितना है, ρL/A। तो रो तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती होगा किसके, L/A के। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या है, प्रतिरोध R का मान बढ़ता चला जाएगा। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कैसा होगा, अधिक होगा। सही है। ऐसी तार क्या आ रहा है, ए क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है, इसे क्या लिख सकते हैं, ए को खोल सकते हैं। ये ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला, और ये इसकी आकृति कैसी है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr²। तो ए को किस में खोल सकते हैं हम, πr² में।
सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर क्या है, ये तार की त्रिज्या है, तार की त्रिज्या, ठीक है। अर्थात तार की त्रिज्या को हम बढ़ाएंगे, अर्थात तार को मोटा करेंगे, तो मोटा करने से आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ने से क्या, इस प्रतिरोध का मान घटेगा। या कहें उसका उल्टा कहें कि आर का मान कम करें, आर का मान कम करने का मतलब तार को पतला करें, तो तार को पतला करने से आर का मान कम होगा, और आर का मान कम होने से क्या है, प्रतिरोध आर का मान बढ़ेगा। तो सीधा सीधा निष्कर्ष निकलता है कि तार जितना मोटा होगा, सही है, तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है, और तार जितना पतला होता है उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। सही है। तो सीधा ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है तार का प्रतिरोध, एक तो तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अर्थात तार की मोटाई पर निर्भर करता है। तार को हम जितना ज़्यादा लंबा लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, जितना छोटा लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। इसी प्रकार तार को जितना मोटा लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितना पतला लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। सही है। अब बात आती है तार की प्रतिरोधकता का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी तापमान का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने देखा कि तार की लंबाई का भी प्रभाव पड़ रहा था प्रतिरोध पर, तार की मोटाई का भी प्रभाव पड़ता है। अब तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर, ये हम देखते हैं। अभी जो हमने ओम के नियम का सत्यापन किया था, V/I बराबर हमने क्या निकाला था, कांस्टेंट निकाला था। सही है। तो V/I बराबर कांस्टेंट निकालने के लिए हमने कांस्टेंट लिखा था, यानी उसमें क्या क्या आया था, मतलब कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ आई थीं जिनका स्थिर ताप और दाब होने पर उसके मतलब ताप और दाब नियत रहने पर उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो हमने क्या निकाला था, वो ml बटे क्या था, वो n था, a था, E² था और टो बार था। सही है, यही तो निकाला था हमने। सही है, ये निकाला था, यानी ml बटे NaE² टो बार, ये निकाला था। सही है। और हम पता है कि V/I क्या होता है, R होता है, तो इसका मतलब R बराबर कितना आया, ml बटे NaE² टो बार। सही है। तो देखिए ज़रा, अब हमें पढ़ना है किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। ताप का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही है। तो अगर हम तापमान को बढ़ाएं, तो तापमान को बढ़ाने से क्या क्या है भाई, ये m है, l है, n है, a है, e है और टो बार है। तो तापमान को बढ़ाने से क्या क्या होगा, n क्या है, प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और टो बार क्या है, श्रांति काल है। सही है। अगर हम तापमान को बढ़ाएं तो तापमान को बढ़ाने से क्या होता है, प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त किसके कारण होते हैं, तापमान के कारण होते हैं। तो जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, यानी n का मान क्या है, बढ़ता है। सही है। जब n का मान बढ़ेगा तो r का मान क्या होगा, कम होगा। अब बात आती है किस पर, टो पर। टो क्या है, ये श्रांति काल है, और श्रांति काल की मैंने परिभाषा बताई थी कि इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल कहलाता है ना। तो समय है दो टक्करों के बीच का। अब ये बताइए, जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा, और जब वेग बढ़ेगा तो टक्करों के बीच का समय क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अरे जब वेग बढ़ गया है तो एक दूसरे के समीप वो जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, अर्थात श्रांति काल क्या होगा, कम होगा। तो टो का मान कम हो जाएगा। अब टो का मान कम हो जाने से आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो दुविधा हो गई भी हमारे साथ। देखिए दो चीज़ें हैं, एन है और टो है, दोनों बटे में हैं। पर जब तापमान बढ़ा रहे हैं तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि इस एन का मान बढ़ता है, एन का मान बढ़ने से आर का मान क्या होता है, घटता है। और टो का मान घटता है तापमान बढ़ाने से, तो टो का मान घटने से
आर का मान क्या है, बढ़ता है। दो विपरीत चीज़ें आ गई हैं यहाँ, सही है। तो क्या कहेंगे हम कि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है, सही है। तो देखिए ये डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए जितने भी चालक होते हैं, चालक मतलब सभी धातु हैं, जितने भी चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सही है। तो चालकों के लिए n के मान में जो वृद्धि होती है वो टो के मान में होने वाली कमी की तुलना में कम होती है। मतलब समझिए, यहाँ n का मान बढ़ रहा है, टो का मान घट रहा है, पर n के मान में जो होने वाली वृद्धि है, ऐसा समझिए कि n का मान शुरू में कितना था भाई, 10 था, और टो का मान कितना है, टो का मान भी 10 है, सही है। एग्जाम्पल ग्रुप में मान लिया। अब मैंने तापमान बढ़ाया, तो तापमान बढ़ाने से क्या हुआ, तापमान बढ़ाने से इसके मान में 2 की वृद्धि होगी, अर्थात कितना हो गया, ये 12 हो गया। और टो के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो टो के मान में कमी n के मान में होने वाली वृद्धि की तुलना में ज़्यादा कमी होती है, अर्थात इसके में मान में कितनी वृद्धि हुई है, 2 की, तो इसके मान में वृद्धि होगी 3 की या 4 की। मैंने 3 की मानी तो कितना रह गया, 7 रह गया। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से चालक पदार्थों में जो चालक हैं उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों में जो वृद्धि होती है वो श्रांति काल में होने वाली कमी की तुलना में कम होती है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लेके दिखाया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 2 की, पर श्रांति काल में कमी कितने की हो गई है, 3 की। तो यानी नीचे कमी ज़्यादा हो रही है और वृद्धि क्या हो रही है, कम हो रही है। अर्थात नीचे वाली संख्या के मान में, जो पूरी संख्या लें हम, इसके मान में क्या हो रही है, तापमान बढ़ाने से कमी हो रही है। जब नीचे वाली संख्या कम हो जाएगी तो भागफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? यानी भागफल बढ़ जाएगा, अर्थात आर का मान क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे हम चालकों का तापमान बढ़ाते हैं तो चालकों का तापमान बढ़ाने से उनका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। सही है। इसके विपरीत अगर हम तापमान कम करें तो तापमान कम करने से क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तापमान कम करने से उसका प्रतिरोध घटता जाएगा। याद रखना इसे, जब हम तापमान बढ़ाते हैं चालक पदार्थों का तो चालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने से क्या होता है, उनका प्रतिरोध बढ़ता जाता है, और जब तापमान कम करते हैं तो उनका प्रतिरोध घटता जाता है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो चालक हैं, अब बात आती है अचालकों की, अर्धचालकों की। अर्धचालकों का तापमान, यदि हम अर्धचालक किन्हें कहते हैं, जिनकी चालकता अचालकों और कोचालकों के सुचालकों और अचालकों के बीच की होती है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। यही तो है ना। तो क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया है, अर्धचालकों के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, या कुचालकों के तापमान पर, कुचालकों के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, या मिश्र धातुओं के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम देखते हैं। सही है। तो देखिए ज़रा, अगर हम अर्धचालक लें, अर्धचालक कौन से पदार्थ होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं पर बहुत कम मात्रा में होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। तो जब उनका तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है और श्रांति काल में कमी होती है, पर वहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। ऐसा समझिए कि वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिक वृद्धि होती है और श्रांति काल में कम कमी होती है। जैसे एग्जाम्पल कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 3 की वृद्धि हुई और श्रांति काल में कमी कितने की हुई है, 2 की हुई है। यानी वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है और श्रांति काल में कमी कम होती है। अर्थात नीचे वाली संख्या का मान, इस पूरी संख्या का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब नीचे वाली संख्या का मान बढ़ेगा तो भागफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोध घट जाता है। समझ में आया? यानी अर्धचालकों का जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से उनका प्रतिरोध घटता जाता है। उसी प्रकार से अचालकों के लिए भी यही होता है कि अचालकों का तापमान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध घटता जाता है। केवल चालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने से उनका प्रतिरोध बढ़ता है। ये याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चालकों के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालकों के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, और
कुचालक पदार्थों के तापमान प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालकों का और अचालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है, और सुचालकों का या चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। अब बात आती है मिश्र धातुएं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्र धातुओं के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मिश्र धातुओं के प्रतिरोध का तापमान बढ़ाने पर भी उनका तापमान बढ़ता है धातुओं की तरह। सही है, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है जैसे धातुओं का बढ़ता है। बस अंतर ये होता है कि उनमें जो होने वाली वृद्धि होती है तापमान के साथ, वो शुद्ध धातुओं की तुलना में कुछ कम होती है। यानी तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता तो है जैसे चालकों का बढ़ता है, पर चालकों की तुलना में कुछ कम बढ़ता है। आगे बात समझ में, चालकों का और मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, अर्धचालकों का और कुचालकों का या अचालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है। क्यों बढ़ता और घटता है मैं बता चुका हूँ, एन और टो के कारण बढ़ता है। सही है, चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक होता है अतिचालकता। अतिचालकता क्या होती है भाई? तीसरा टॉपिक है हमारा अतिचालकता। अतिचालकता देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों का जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं प्रतिरोध बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम तापमान उनका कम करते हैं तो उनका प्रतिरोध घटता जाता है। सही है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे उनका तापमान घटाते हैं वैसे वैसे घटता चला जाता है, और एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद उनका प्रतिरोध कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। सही है, जैसे अभी हमने देखा कि चालक पदार्थों का तापमान जैसे जैसे हम कम करते हैं तो उनका प्रतिरोध क्या है? घटता जाता है। पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि तापमान एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद जैसे जैसे हम तापमान कम करते जाते हैं उनका प्रतिरोध घटता गया, और एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद उनका प्रतिरोध कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। अर्थात वैद्युत धारा के मार्ग में अब वो कोई अवरोध नहीं लगाते, अर्थात उनकी चालकता कितनी हो जाती है? अनंत हो जाती है। सही है, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद प्रतिरोध कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं, और ये घटना क्या कहलाती है? अतिचालकता कहलाती है। सही है, तो अतिचालकता में क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे चालकों का प्रतिरोध जैसे जैसे चालकों का तापमान कम किया जाता है तो उनका प्रतिरोध घटता जाता है, परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ, और ये घटना क्या कहलाती है? अतिचालकता कहलाती है। ठीक है, जैसे पारे का तापमान यदि हम 4.2 केल्विन कर दें, पारे का तापमान यदि 4.2 केल्विन कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। टंगस्टन का तापमान यदि हम 0.01 केल्विन कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। समझ में आई ना अतिचालकता? अभी हमने देखा कि चालकों का तापमान जैसे जैसे हम कम करते हैं तो उनका प्रतिरोध घटता जाता है। सही है, तो ये वो कह रहा है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद उनका तापमान कितना, उनका प्रतिरोध कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों का अतिचालक पदार्थ, और ये घटना क्या कहलाती है? अतिचालकता कहलाती है। सही है, और उसके आगे क्या है भाई? उसके आगे दे रखा है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। 10th में पढ़ रखा है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में कितना होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सही है, तो ये याद करना है। अभी जो गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस कम किया है उसमें से इसे हटा दिया है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को, तो इसलिए प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, पर फॉर्मूले ये याद रखने हैं
सवालों में यूज करेंगे हम कि श्रेणी क्रम में कितना होता है, समांतर क्रम में कितना होता है। और क्या दे रखा है, कार्बन प्रतिरोध दे रखा है, बुक्स में दे रखा है, पर वो भी अब गवर्नमेंट ने हटा दिया है इस साल के लिए, 30% सिलेबस में कार्बन प्रतिरोध को भी हटा दिया है। सही है। तो अब क्या बचता है इस चैप्टर में, अब बचता है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा होता है किसी वैद्युत परिपथ में, यानी जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी को या स्रोत को कुछ कार्य करना पड़ता है। सही है। यानी जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी को कुछ कार्य करना पड़ता है, या जिस स्रोत से हमने उसे जोड़ रखा है उसे कुछ कार्य करना पड़ता है, वही उस परिपथ की क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। यह कह सकते हैं कि किसी चालक तार में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। सही है। किसी चालक में, किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित करने में या आवेश को प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और W बराबर कितना होता है, V इंटू क्यू। कहाँ से आया ये, यहाँ से आया। V बराबर कितना होता है, W अपॉन क्यू पढ़ा है ना, विभव विभवांतर, तो वहीं से निकाला है हमने। W बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू। यानी किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने में या वैद्युत धारा को प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर कितना होगा, V इंटू क्यू। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर क्या होता है भाई, IT होता है। तो Q को IT में खोल दीजिए, तो VIT। Q की जगह हमने कितना रख लिया, IT रख लिया। एक फॉर्मूला ये बन जाता है। सही है। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है भाई, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह रख दीजिए यहाँ कितना, IR। तो कितना हो गया, W बराबर I²RT। यानी हमने क्या रखा है, V बराबर क्या रखा है, IR। तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है वैद्युत ऊर्जा का, W बराबर I²RT। सही है। एक फॉर्मूला और क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनेगा, I की जगह रख सकते हैं हम V अपॉन R। तो I की जगह रखा है हमने V अपॉन R। तो कितना हो गया, V अपॉन R का स्क्वायर इंटू R इंटू T। I बराबर रखा है हमने V अपॉन R। तो कितना हो गया यहाँ से फॉर्मूला, V² अपॉन R² इंटू R इंटू T। एक R से एक R कैंसिल, तो W बराबर कितना आ गया, V² इंटू T अपॉन R। लीजिए, ये वैद्युत ऊर्जा के कितने सारे फॉर्मूले हैं। W बराबर VQ होता है, W बराबर VIT होता है, W बराबर I²RT होता है, W बराबर V² T अपॉन R होता है। सही है। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यदि I धारा प्रवाहित करने में W कार्य किया जाए या किसी चालक तार के स्रोत के बीच विभवांतर स्थापित करने में W जूल कार्य किया जाए, तब W बराबर कितना होगा, VQ। और Q को खोल सकते हैं किसमें, IT में। तो W बराबर VIT हो गया। V को खोल दिया IR में, तो W बराबर I²RT हो गया। और फिर क्या किया हमने, I को खोल दिया V अपॉन R में, तो W बराबर कितना हो गया, V² T अपॉन R हो गया। ये वैद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हो गए। मात्रक क्या होता है इसका, जूल होता है। सही है। ये टॉपिक हो गया है वैद्युत ऊर्जा। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या होता है, 10th पढ़ रखा है वैसे, वैद्युत ऊर्जा भी और वैद्युत शक्ति भी। वैद्युत शक्ति क्या होती है अभी, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को उस परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, P से प्रदर्शित करते हैं। सही है। किसी वैद्युत परिपथ में, ये फॉर्मूले इसकी चोट ले ले, ये लिखना है, कॉपी में नोट करना है। वैद्युत ऊर्जा डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूले लिखने हैं। वैद्युत शक्ति क्या होती है भाई, वैद्युत शक्ति किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को क्या कहते हैं हम, उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है W अपॉन
टी। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर या खर्च होने की दर क्या कहलाती है? वैद्युत शक्ति कहलाती है। पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वैद्युत परिपथ में टी समय में W जूल ऊर्जा खर्च होती है, यदि किसी वैद्युत परिपथ में टी समय में W जूल ऊर्जा खर्च होती है, तब उस परिपथ की शक्ति कितनी होगी? P बराबर W/T। अब इससे शक्ति के बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं भाई। W का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था? VIT पढ़ा था। तो W की जगह VIT रख दें यहाँ, तो T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर कितना आ गया? VI, एक हो गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला पढ़ा था W बराबर I²RT, तो W की जगह I²RT रखेंगे, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? P बराबर I²R हो जाएगा। एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने W बराबर V²T/R, तो रखेंगे यहाँ कितना? V²T/R बटे T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर कितना आ गया? V²/R। लीजिए ये फॉर्मूले हो गए शक्ति के। P बराबर VI, P बराबर I²R और P बराबर V²/R। ये वैद्युत शक्ति के फॉर्मूले हो गए, सही है। बात आती है इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या होता है इसका? वाट होता है। एक और मात्रक पड़ा होगा इसका, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, ठीक है, HP, यानी HP होता है। और एक HP बराबर कितने वाट होते हैं? 746 वाट, सही है। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और दूसरा मात्रक होता है इसका अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, सही है। चलिए ठीक है। तो इस चैप्टर की लगभग थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगली जो क्लास होगी हमारी वो इसके न्यूमेरिकल्स की होगी। तो इसलिए जितनी भी थ्योरी कराई है उसे अपनी नोटबुक में नोट करें और उनकी प्रैक्टिस करें, उन्हें याद करें। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे बताएं, ठीक है। तो तैयार करना है इसे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।